गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी थी और मर्केंटाइल लॉ के बारे में मैं अभी तक जो आपकी कक्षाएं ले चुकी हूँ उसमें मैंने आप लोगों को कई बातें बताई हैं जिसके तहत लॉ क्या होता है, उसकी आधारभूत शब्दावली क्या है, एक वैध अनुबंध की आवश्यक गुण क्या है और समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस प्रकार की मैंने आप लोगों को जानकारी दी। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ अनुबंधों का वर्गीकरण। जैसा कि आप लोगों ने जब अनुबंधों की जब आपने आधारभूत शब्दावली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था तो उसमें आपने देखा था मैंने कई तरीके के शब्दावलियाँ बताई थी कि ठहराव क्या है, अनुबंध क्या है, व्यर्थ ठहराव क्या है, व्याकरणीय अनुबंध क्या है, इस प्रकार से। तो इस रूप में अनुबंधों को यदि हम और करें तो हमें देख सकते हैं कि कई प्रकार से अनुबंधों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मूलतः जब हम अनुबंधों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो इसमें वर्गीकरण है वो है अनुबंधों की वैधता के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया है अनुबंध करने की विधि के आधार पर, यानी कि हम किस प्रकार से अनुबंध करते हैं। और तीसरा वर्गीकरण है निष्पादन के आधार पर। इन 3 तरीके से अनुबंधों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी अनुबंध का वर्गीकरण वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी वैध ठहराव। वैध ठहराव आप लोगों को जब ठहराव की कल मैंने बताई थी कि ठहराव क्या है, वचन या वचनों का समूह ही ठहराव है और उसमें मैंने इस प्रकार की कोई और दूसरी बात ऐड नहीं की। लेकिन कल जब मैंने अनुबंधों के बारे में आप लोगों को बताया था तो वो बताया था कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। धारा 2H के तहत मैंने आप लोगों को बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैध ठहराव की बात कर रहे हैं, यानी कि ठहराव के आगे जब हमने वैध शब्द जोड़ दिया है तो उस स्थिति में इसका तात्पर्य अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से ही हो गया। वैध ठहराव वे ठहराव हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। और अनुबंधों की जब हमने बात की तो हमें कहते हैं कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। तो दूसरी तरह से हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से वैध ठहराव ही अनुबंध हैं। ठीक है। दूसरा इसका जो वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव इसके बारे में धारा 2G के तहत बताया हुआ है। व्यर्थ यानी वॉइड, ठहराव यानी एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। और मैंने आपको बताया था व्यर्थ का मतलब होता है यूजलेस, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। तो व्यर्थ ठहराव ये ठहराव हैं जो अपनी उत्पत्ति के समय से ही किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते, व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। और उन व्यर्थ ठहरावों में वे सभी प्रकार के ठहराव आ जाते हैं जो कि एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुण नहीं रखते, ठीक है, या फिर पारिवारिक प्रकृति के हों, सामाजिक प्रकृति के हों, राजनीतिक प्रकृति के हों। तो इस प्रकार के जो ठहराव होंगे वो सब व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में आएंगे। और वो अगर ऐसे ठहराव कोई किए जाते हैं तो वो ठहराव सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों की कमी मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत समझा दिया है, तो इसलिए बार बार मैं इसको दोहराऊंगी नहीं। नेक्स्ट इसमें 6 प्रकार का है वर्गीकरण वैधता के आधार पर। नेक्स्ट वर्गीकरण जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बता रही हूँ व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध जिसकी की परिभाषा धारा 2J में दी गई है। व्यर्थ अनुबंधों के बारे में अब आप लोगों को मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसमें दोनों शब्द जो है इन शब्दों में पारस्परिक विरोधाभास है। कैसे? व्यर्थ और दूसरा अनुबंध। व्यर्थ का मतलब जिसमें प्रवर्तनीयता नहीं है और अनुबंध का मतलब जिसमें प्रवर्तनीयता है।
तो एक तरफ हम कह रहे हैं प्रवर्तनीयता विहीन, और दूसरी तरफ जब अनुबंध शब्द ऐड कर रहे हैं तो हम उसमें कह रहे हैं प्रवर्तनीयता युक्त। तो फिर ये कैसा विरोधाभास है। इस चीज को मैं आपको तब भी समझा चुकी थी, दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि व्यर्थ अनुबंध कोई भी अनुबंध जब कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है उस समय व्यर्थ हो जाता है, जबकि वह इस प्रकार से कानूनी प्रवर्तनीयता खो देता है या कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है। अब ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? कई बार मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे। कई प्रकार की हैं स्थितियाँ कि जब हम अनुबंध करते हैं तो उस वक्त उसमें पूर्णतः वैधता थी, यानी उसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक गुण, सभी वांछित गुण मौजूद थे, किंतु बाद में किसी घटना विशेष के कारण, किसी परिस्थिति विशेष के कारण उसकी प्रवर्तनीयता समाप्त हो गई। तो जब हमने किया था उस वक्त तो पूर्णतः वैध अनुबंध था, किंतु बाद में वो अनुबंध अप्रवर्तनीय हो गया, इसलिए वो व्यर्थ अनुबंध हो गया। जैसे कि विवाह के जो अनुबंध होते हैं, विवाह के जो उसमें पक्षकार जब रिश्ता तय कर लेते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से, इवन शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है, लेकिन उससे पूर्व ही वर या वधू, लड़के या लड़की दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गए। उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार के द्वारा या अन्य किसी कानून की वजह से किसी भी अनुबंध के ऊपर या उसके अंतर्गत खरीद फरोख्त के ऊपर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग जाता है। तो जिस समय अनुबंध किया था उस समय प्रतिबंध नहीं था, किंतु बाद में जब वो अनुबंध किया गया उस वक्त वो प्रतिबंध जो है वो लग गया। इस वजह से वो प्रवर्तनीयता उसकी समाप्त हो गई। अब उसका अनुबंध का निष्पादन जो है वो नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वो अनुबंध जो है वो व्यर्थ अनुबंध हो गया। ठीक है। अब एक नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत वो है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय के बारे में मैंने आपको बताया था, व्यर्थ के साथ नीय प्रत्यय लगा दिया, और जब भी हम किसी के आगे इस तरह का लगाते हैं, जैसे सराहना के आगे सराहनीय, तो यानी कि सराहना के योग्य। निंदा के आगे निंद को नीय कर देते हैं, निंदनीय यानी निंदा के योग्य, है ना। तो उसी प्रकार से व्यर्थ के आगे जब हमने नीय लगा दिया है तो इसका मतलब हो गया व्यर्थनीय अनुबंध। अब व्यर्थनीय अनुबंध कैसे अनुबंध होते हैं? व्यर्थनीय अनुबंध वे अनुबंध हैं जो कि अनुबंध से संबंधित पक्षकारों में से किसी पक्षकार विशेष की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं या निरस्त किए जा सकते हैं, किंतु अन्य पक्षकारों की इच्छा पर नहीं। तो ऐसे अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते हैं। अब ये किस प्रकार से होता है, तो इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर वो व्यर्थ घोषित कर दिया गया। वो एक या अधिक पक्षकार कौन है? ये तो आप सभी को पता है कि कम से कम 2 पक्षकार हैं, और मैं यहाँ आपको 2 पक्षकारों के रूप में इस उदाहरण को समझा रही हूँ कि 2 पक्षकार हैं, तो 2 पक्षकारों में से एक पक्षकार ने को उस अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन ये मन मर्जी से नहीं मिलता, ये भी किसी कारण से, किसी वजह से उसको उसे निरस्त करने का अधिकार मिलता है। और जिस पक्षकार को निरस्त करने का अधिकार मिलता है वो पक्षकार कहलाता है पीड़ित पक्षकार। ठीक है ना। और जिस पक्षकार को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं मिलता वो कहलाता है दोषी पक्षकार। और पीड़ित, पहले तो वो दोनों पक्षकार ही थे, लेकिन बाद में चलकर एक पक्षकार पीड़ित पक्षकार हो गया, दूसरा पक्षकार दोषी पक्षकार हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इस प्रकार से होता है कि वो जो पक्षकार होता है, दोनों में से एक पक्षकार जो है अनुबंध के निष्पादन संबंधित जो भी शर्तें उसमें तय की गई थी उन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, उनका पूरा पालन नहीं करता, इसलिए वो दोषी पक्षकार हो गया। और उसके इस पालन न करने की वजह से दूसरे पक्षकार को किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी भी प्रकार का की क्षति हो रही है, और उस नुकसान या क्षति की वजह से वो पक्षकार हो गया पीड़ित पक्षकार। तो पीड़ित पक्षकार को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार मिल जाता है, किंतु दूसरे पक्षकार को उसे निरस्त करने का अधिकार नहीं मिलता। दूसरे पक्षकार को उसको निरस्त करने का अधिकार
नहीं मिलता। अब पीड़ित पक्षकार है, उसको भी अधिकार मिला है, तो उसे भी एक विकल्प मिला है, और वो विकल्प ये मिला है कि वो चाहे तो उस अनुबंध को निरस्त कर दे, पूरा करने से इनकार कर दे, और यदि वो उसे पूरा चलने देना चाहता है, पूरा करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे चलने देने का अधिकार भी होता है, अपनी क्षतिपूर्ति करवा। यानी कि पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को निरस्त कर सकता है, और चाहे तो अपनी क्षतिपूर्ति करवाकर अनुबंध को एज इट इज, जैसा कि उन्होंने किया था तय, उसके हिसाब से उस अनुबंध को पूरा करवा सकता है। तो ये उसका हो गया व्यर्थ। व्यर्थ होने योग्य, यानी वो व्यर्थ हो भी सकता है और व्यर्थ नहीं भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है पीड़ित पक्षकार के अधिकार पर। दूसरे पक्षकार को नहीं मिल सकता। दूसरा पक्षकार है दोषी पक्षकार। दोषी पक्षकार जिसने की कोई त्रुटि की है अनुबंध के निष्पादन में, तो त्रुटि की वजह से अब वो दोषी हो गया, और वो अनुबंध को अगर जो पीड़ित पक्षकार है वो पूरा करने से मना कर देता है, तो वो फिर दोषी पक्षकार उसको बातें पूरा करने के लिए बातें नहीं कर सकता, क्योंकि गलती या त्रुटि उसकी तरफ से हुई है, और इसके लिए उसे बर्दाश्त करना होगा कि पीड़ित पक्षकार उसे पूरा करता है अथवा नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है अवैध अनुबंध। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग समझ गए कि अवैध अनुबंध का क्या आशय है। अवैध वे अनुबंध जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल अवैध है। इसको हम अवैध ठहराव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अवैध है वो निश्चित रूप से व्यर्थ है, उसे उत्पत्ति के समय से कोई कानूनी प्रभाव उसका नहीं होगा, इसलिए हम उसको अवैध अनुबंध की जगह अवैध ठहराव भी कह सकते हैं। और चूंकि वो अवैध है, इसलिए वो व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। ठीक है ना। मैंने व्यर्थ ठहरावों के बारे में आपको बताया था कि जो उत्पत्ति के समय से कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसमें वैध अनुबंध की आवश्यक किसी भी एक या अधिक गुणों का अभाव होता है। तो अगर एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है किसी भी ठहराव के अनुबंध होने के लिए कि वो जो है वो ठहराव पूर्णतः वैध होना चाहिए, और अगर वो वैध नहीं तो इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता, और व्यर्थ अवैध ठहराव भी है, और अवैध ठहराव होने की वजह से वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो ये था अवैध ठहराव। अब कोई ठहराव व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में, अवैध ठहरावों की श्रेणी में कब आता है, तो इसके बारे में भी 5-6 पॉइंट्स है। यदि उसका उद्देश्य कपटपूर्ण हो, जो ठहराव किया गया है उसका उद्देश्य कपटपूर्ण है, तो वो अवैध। उद्देश्य या प्रतिफल उसका इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उस स्थिति में वो अवैध ठहरावों की श्रेणी में आएगा, अवैध। ठीक है। दूसरा, यदि उसे पूरा करने की अनुमति दे दी जाती है, तो वह हमारे जो कानून है उस कानून के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों को निष्फल कर देगा। क्योंकि गलत काम यदि हम करने की अनुमति दे दें तो फिर कानून का क्या औचित्य रहा। तो इसलिए यदि तो इस प्रकार के ठहराव भी अवैध ठहरावों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत है यदि वह किसी के शरीर अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला। ठीक है। तो वो भी अवैध के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यदि वो ठहराव जो है वो ठहराव जो है लोक नीति के विरुद्ध है, तो उस स्थिति में भी वो जो ठहराव है वो ठहराव अवैध ठहरावों की श्रेणी में आएगा। ठीक है। और उसके बाद यदि वो अनैतिक है, तो उस स्थिति में भी वो जो है अनैतिक है, तो उस स्थिति में भी वो अवैध ठहरावों की श्रेणी में आएगा। और इसके अलावा यदि वो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो उस स्थिति में भी वो जो ठहराव है वो अवैध ठहरावों की श्रेणी में आएगा। तो ये हो गए आपके 5 प्रकार के ठहराव। व्यर्थ ठहराव हो गया, व्यर्थ अनुबंध हो गया, वैध ठहराव हो गया, व्यर्थनीय अनुबंध हो गया, अवैध अनुबंध हो गया, और लास्ट इसमें जो बचा है, शेष रहा है, वो है अप्रवर्तनीय अनुबंध।
अब यहाँ पर अप्रवर्तनीय अनुबंध है तो इसको हम अप्रवर्तनीय ठहराव भी कह सकते हैं, क्योंकि जब अप्रवर्तनीय है तो उसको वो उत्पत्ति के समय से ही कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता। इसलिए अप्रवर्तनीय जो अनुबंध है वो अप्रवर्तनीय अनुबंध भी उस श्रेणी में आ जाता है, व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में। अब कोई भी अनुबंध या कोई भी ठहराव अप्रवर्तनीय कैसे है? कई बार कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जिन अनुबंधों को पूरा करने के लिए कुछ तकनीकी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, और जब तक वो उस अनुबंध का निर्माण करते समय तकनीकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं तो वो अनुबंध जो है वो अप्रवर्तनीय ही बना रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार अनुबंध धारा 10 की जो मैंने आपको कोटेशन बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो लिखित और हस्ताक्षरित हो। कई बार, हमेशा नहीं, कई बार कुछ अनुबंधों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका लिखित और हस्ताक्षरित होना, साथ ही मुद्रांक और कुछ गवाहों द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए। ये हर तरह के नहीं होते, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत है या बच्चा गोद लेने के जो इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के, हमें इस तरह की औपचारिकताओं का पालन करना होता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की औपचारिकताओं का पालन नहीं किया है तो उस स्थिति में वो अनुबंध जो है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी तकनीकी कमी रह गई है और तकनीकी कमी रहने की वजह से वो अप्रवर्तनीय अनएनफोर्सेबल हो जाएगा और उसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको एक श्रेणी, 3 जो कैटेगरीज मैंने अनुबंधों के वर्गीकरण के तहत बताई थी उनमें से पहली मैंने आप लोगों को बताई। थैंक यू।